सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। माली साल 2024-25 के पहले 6 माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपनी रेमिटेंसेस के जरिए मुल्क की इकॉनमी में जिंदगी की एक नई रूह फूंक दी है। 17.64 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी गई हैं, जिसने एक्सपोर्ट के 16.56 बिलियन डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये इस बात का सबूत है कि ये लोग पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर तरीके से शरीक हैं। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान को मौसूल होने वाली रेमिटेंसेज 3.08 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो सालाना बुनियादों पर 29.3% का शानदार इजाफा जाहिर करती हैं। इस इजाफे में सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब से आने वाली रेमिटेंसेस का था, जहां से 771 मिलियन डॉलर्स भेजे गए, जो दिसंबर 2023 के मुकाबले में 33.4% का इजाफा है। इसके बाद यूएई से 631 मिलियन डॉलर मौसूल हुए और इसका नंबर दूसरा रहा, जिसने गैर मामूली तौर पर 53.6% का इजाफा दिखाया। और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला, अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने 457 मिलियन डॉलर भेजकर पिछले साल के मुकाबले में 24.2% का इजाफा रिकॉर्ड करवाया। पिछले माली साल के इसी अरसे में रेमिटेंसेस का वॉल्यूम 16.01 बिलियन डॉलर था, जो इस साल 16.35 बिलियन डॉलर इजाफे के साथ नई बुलंदियों को छू रहा है। मौजूदा हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले माली साल 2021-2022 की पहले 6 माह में ये रेमिटेंसेस 15.8 बिलियन डॉलर थीं, यानी गुज़िश्ता चंद सालों में इनमें मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। इस इजाफे के पीछे कई वजूहात हैं। पहली वजह हुकूमत की हवाला हुंडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई है और इसके बाइस ज़्यादातर तरसीलात बैंकिंग चैनल्स के जरिए आई हैं। ओपन मार्केट और बैंक रेट्स के फ़र्क में जो कमी है उसके भी मुस्बत नताइज सामने आए, जबकि मार्केट और बैंक के रेट्स में फ़र्क मुस्तहकम हुआ है। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने कानूनी ज़राए को तरजीह दी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत, हुकूमती इक़दामात और आलमी हालात ने मिलकर रेमिटेंसेस को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है और ज़्यादातर रेमिटेंसेस की आमद ने बिलाशुबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत किया और इसकी माशी मुश्किलात में कुछ रिलीफ भी फराहम किया है। ताहम रेमिटेंसेस पर ज़्यादा इन्हिसार तवील मुद्दती इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को शायद नुकसान पहुँचा सकता है। इन ख़तरात को कम करने के लिए हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि लोकल पैदावारी सनतों की बेहतरी के लिए इक़दामात करे, ताकि रेमिटेंसेस के पायदार इस्तेमाल को फ़रोग भी दिया जा सके। अब जहाँ रेमिटेंसेस ने एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ा है, तो एक्सपोर्ट को किस तरह से मज़ीद बढ़ाया जा सकता है की जो अहमियत है वो किस हद तक है, ट्रेड डेफिसिट को कम करने में इनका क्या मजीद किरदार हो सकता है, मजीद कितना पोटेंशियल मौजूद है बाहर मौजूद पाकिस्तानियों में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उवैस अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जब हम देखते हैं रेमिटेंसेस के नंबर्स में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो इस वक्त एतमाद है वो मुल्क की इकॉनमी पर, मौजूदा हुकूमत पर बड़ा भरपूर है, इसीलिए नंबर्स मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मजीद कितना पोटेंशियल है जो हम देख रहे हैं इस वक्त 6 माह के अंदर 17 अरब डॉलर्स का फिगर क्रॉस हो चुका है? देखिए, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने सेल्फ भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि हवाला हुंडी को हमने कर्व किया, मल्टीपल एक्सचेंजेस पाकिस्तान में प्रिवेल करती थी, जिसको अब हमने तकरीबन ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो 10 रुपये 15 रुपये डिफरेंस होता था, वो तकरीबन 1.5-2 रुपये के करीब रह गया। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। फिर जो हमने एक्सचेंज कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज़ किया कि आप जितने इंक्रीमेंटल लेकर आएंगे, अगर आप पिछले साल से ज़्यादा रेमिटेंसेस हैंडल करेंगे तो आपको 3 रुपये मिलेंगे, और अगर 5% से ऊपर आप ग्रोथ ले जाते हैं तो आपको 4 रुपये पर डॉलर के अगेंस्ट मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंसेंटिव था। फिर एक और बड़ा अंडरलाइंग जो इकोनॉमी में हमारे चेंज आ रही है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इससे मराद ये है कि जितने लोग पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स होल्ड करते हैं, जो कि पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले 16% होते थे, वो तकरीबन 64% हो गए हैं। इसमें जो हमारे इजी पैसा अकाउंट्स हैं, जैज़ अकाउंट हैं या दूसरे छोटे मोबाइल अकाउंट्स हैं, फिर रास की पेमेंट का जो चैनल है, और फिर जो ट्रैवलिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है मिडल ईस्ट में, तो ये काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया। और इसके साथ साथ क्योंकि पैसा बहुत सारा फ्लाइट भी करता है रेमिटेंसेस की मद में ही, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान की इकॉनमी में, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है कि कम हो रही है और तकरीबन 7 साल के लो के ऊपर है, और इंटरेस्ट रेट भी आपने 22% से तकरीबन 13% कर दिए हैं, फर्दर एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारे आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेशन
की तरफ इशारा है, जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि वो पाकिस्तान के साथ स्टिक रहे। तो रेमिटेंसेस की जो अहमियत है उससे तो कोई दो राय नहीं है। अभी तक हमें तकरीबन 4.5 अरब एक्स्ट्रा मिल चुके हैं रेमिटेंसेस की मद में पहले 6 महीने के अंदर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में तकरीबन हम 35 बिलियन के करीब ये साल क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि IMF जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे रेमिटेंसेस तकरीबन 29 बिलियन के होंगे इस साल के अंदर, तो वो उससे तकरीबन हम 6 बिलियन ऊपर क्लोज करेंगे। तो इसको दूसरे तनाजुर में यही समझने की ज़रूरत है कि 6 बिलियन कम का मतलब है कि इतने ही हमें बैरूनी कर्जे कम चाहिए होंगे अपने एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस रखने के लिए। उसकी वजह से हमारी रुपी स्टेबिलिटी भी रहेगी, और अगर रुपी स्टेबल रहता है तो इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर आने वाले दिनों में हमें कम होती हुई नज़र आएगी। और आपको आपकी जो बुनियादी अशिया हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, और दूसरी जो हम खाने पीने की अशिया बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उनमें भी हमें एक इस्तेहकाम नज़र आया कि जो बढ़ने की तो वैसा जो $6 बिलियन का जो सरप्लस एक्सपेक्टेशन से जो ज़्यादा हम ये मुकम्मल करने में कामयाब रहेंगे फिस्कल ईयर के एंड तक, ये पाकिस्तान का मैक्सिमम पोटेंशियल है $35 अरब, या अभी इसमें मज़ीद कोई 10, 15, 20% की गुंजाइश और बाकी है? और जैसे जैसे जो स्टेप्स अभी आपने भी बताए, चंद एक हमने भी जिक्र किया, तो इन स्टेप्स पर हुकूमत मज़ीद और सख्ती करेगी और इम्प्लीमेंटेशन इस पर होगी, तो ये 35 से 40 और $45 अरब तक भी जा सकती हैं रेमिटेंसेस? इसमें एक नॉर्मल ग्रोथ तो आती है, नॉर्मल ग्रोथ इन अ सेंस के जैसे पिछले अगर हम 2.5 सालों की बात करें तो पाकिस्तान से तकरीबन कोई 25 लाख लोग बाहर गए हैं रोज़गार के सिलसिले में। तो ये हर साल तकरीबन हम 8 से 10 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो ये जो नए लोग बाहर जाते हैं तो वो आप रेमिटेंसेस भी फिर अपने कंट्री में वापस भेजते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी आपकी रेमिटेंसेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साल तो बहुत अबनॉर्मल था। आपने कोई मल्टीपल स्टेप्स लिए थे, मतलब उसमें आपने मल्टीपल एक्सचेंजेस को कर्व किया था, एक्सचेंज कंपनीज को आपने इंसेंटिवाइज किया था, फिर आपके इंटरनल मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्प्रूव हो रही थी, फिर आपने एक रास का प्लेटफॉर्म रोल आउट किया था जिससे आप विदाउट कॉस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है और जो पैसे की तरसील है उसके अंदर आसानी होती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे। तो पहला साल था, या इसको कह लेंगे 1.5 साल का अरसा था, तो इसमें हमने अच्छी ग्रोथ देखी कि 35% ग्रो करना या 4.5 अरब से ग्रो कर जाना 6 महीने के अंदर एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये ग्रोथ तो रहेगी, लेकिन आगे ग्रोथ जाके सबड्यूड हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब जैसे ही हमने अपने स्टेप्स के थ्रू फैसिलिटेट करना शुरू किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और जब ये ओपन मार्केट और बैंक के जो रेट्स का फ़र्क था ये जैसे ही ख़त्म हुआ है या करीब तर हुआ है, और डॉलर भी एक अपनी एक मखसूस एक वैल्यू पर स्टेबल हुआ है, तो उसके बाद इसमें ये एक बहरहाल एक ग्रोथ तो अच्छी खासी देखी गई है। उसके बाद एक एतमाद की बहाली तो हुई है लोगों में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसका मज़ीद अगर आपको पोटेंशियल हमें हासिल करना है और उस फिगर को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है, तो चूँकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर भी ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, हम अपने उड़ान पाकिस्तान का जो प्लान हमने अनाउंस किया उसमें हमें एक बड़ी मजबूत प्लानिंग है अगले 4 से 5 साल की। उसमें रेमिटेंसेस को हम अगले 3-4 साल में कहाँ देख सकते हैं अगर इसी परसेंटेज के हिसाब से इसमें ग्रोथ होती रहे? तो देखिए, इस परसेंटेज से तो ग्रो करना मुश्किल है। अच्छा, ग्रोथ स्लो डाउन होगी, लेकिन ये है कि ये आपको जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने एक बहुत ही शॉर्टर पीरियड के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ब्रीदर दे दिया है कि 1 साल के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि आपकी रेमिटेंसेस जो हैं इस साल 35 बिलियन है, तो 35 बिलियन के डॉलर्स आपको फराम कर दिए हैं रेमिटेंसेस ने। उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका रुपी स्टेबिलिटी है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी होती हैं माहाना तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की, और डिविडेंड रिपैट्रिएशन भी होती है तकरीबन 200 मिलियन डॉलर की। तो वो हम इधर से इजीली फाइनेंस कर लेते हैं अलोंग विद आवर ट्रेड डेफिसिट, कि जो हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान में जो हमारा गैप बच जाता है, तो वो हमारे रेमिटेंसेस हमें गैप फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हम किसी मल्टीलैटरल एजेंसी के पास जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास अग्रेसिवली जाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास नहीं जाएं। तो उससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि
रुपी स्टेबिलिटी आएगी। रुपी स्टेबिलिटी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस्तेहकाम है, तो उससे प्राइसेस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, तो बिजनेसेस को अपनी फिजिबिलिटी और दूसरी चीज़ें करने में, प्लानिंग करने में आसानी होती है। तो उसके साथ साथ रुपी स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको जब आपके जो एग्जिस्टिंग रोल है, जब आप नया लोन नहीं लेंगे तो आपको जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उनमें फिर आप उसकी रीस्केड्यूलिंग करा सकते हैं। आप उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो आपको कम चार्ज होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये 2 फायदे हैं जो रेमिटेंसेज आपको एक बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज। समझते आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ई कॉमर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितने बड़े गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है, और उड़ान पाकिस्तान में भी इसको सेकंड ई के तौर पर बड़ा प्रोमिनेंट किया गया है, बड़ी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ई कॉमर्स हालिया बरसों में आलमी और मकामी सतह पर एक नुमाया शोबा बन चुका है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शोबा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इकॉनमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बत असर भी डाल रहा है। लेकिन इस सेक्टर में फ़वाइद के साथ साथ बेशुमार चैलेंजेस भी हम इस वक्त देखते हैं। इंटरनेट की जो बढ़ती हुई रसाई है और बुनियादी तौर पर जो नौजवान हैं, जो टैक्स सेवी आबादी की वजह से इस शोबे ने 2023 में $5.2 बिलियन की आमदनी हासिल की थी, जो नंबर सामने आए। और एक अंदाजे के मुताबिक जो फिगर है 2029 तक बढ़कर $6.7 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर नौजवान आबादी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बखूबी वाकिफ़ है, ई कॉमर्स की मार्केट के फैलाव में बड़ी अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान का ई कॉमर्स शोबा अभी भी अपने इब्तदाई मराहिल में हम इसको कह सकते हैं, और इसे तरक्की याफ्ता ममालिक या इलाकाई जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बराबर लाने के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने कारोबारी मौक़े को आसान और बेहतर ज़रूर बनाया है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है। ये ख़वातीन, तलबा और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए भी एक नया ज़रिया है। दूर दराज इलाकों के जो स्किल्ड लेबर है, जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, वो अपनी मसनूआत मुल्क भर में फ़रोग़ कर सकते हैं। ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि उसकी इंटरनेशनल रसाई भी उनके लिए आसानी हो सकती है उसमें भी, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा मुमकिन है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, मैनुफैक्चरिंग और डिलीवरी सर्विसेज जैसे शोबों में रोज़गार के नए मौके पैदा कर रहा है। मसनूआत की वसी अक़साम है और कीमतों का मवाजना सार्फिन को बेहतरीन फैसले करने का मौका भी देता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक जामे रेगुलेटरी ढांचे का फुकदान हमें ज़रूर नज़र आता है, जो कि शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले को यकीनी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब दूर दराज के इलाकों में डिलीवरी के मसाइल और डिजिटल अदायगियों के हवाले से एतमाद की कमी है, तो ई कॉमर्स की तरक्की को महदूद करने में बहरहाल ये अपना किरदार अदा कर रही है। इस सेक्टर की नुमाया तरक्की के लिए एक मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील देना बड़ा ज़रूरी है, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिमायत करे और इंटरनेशनल जो सरमायाकार हैं उनके मुनसिफाना किरदार को भी यकीनी बनाए। पर डिजिटल अदायगी के निज़ाम को महफूज और मौसर बनाना होगा ताकि सार्फिन का एतमाद इस शोबे पर बढ़ सके। छोटे कारोबारों के लिए टैक्स में छूट और दीगर मराहत फराम करना इस सेक्टर में इनकलाब बर्पा कर सकता है। कारोबारी तरबियत और डिजिटल महारतों को फ़रोग देने के लिए प्रोग्राम्स का इनेकाद भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। अब मज़ीद क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इसके लिए हम साकिब अज़हर साहब को ज़हमत देंगे, जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो ई कॉमर्स का इस वक्त पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हम पिछले साल के फिगर देख रहे हैं $5.2 अरब के, इसमें कोई मज़ीद इजाफा अगले 2-3 सालों में हो सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि 6.7 अरब तक ये पहुँच जाए अगले 1-2 सालों में। मज़ीद इसमें कितना और कैसे इजाफा किया जा सकता है? देखें जी, 2018-19 में इस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ था $1 बिलियन जो पहुंचने जा रही थी, और आज 5-6 साल बाद हमने देखा ये $5.2 बिलियन पे पहुंच चुकी है। सो 4-5 गुना जो है वो विद इन 5 ईयर्स बढ़ चुकी है। तो पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है। मैं अभी समझता हूँ कि अभी तो हम अपने 2-3% तक नहीं पहुँचे। थोड़ा सा कंपैरिजन ही कर लें कि इस वक्त अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 35 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट, और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है। और अमेरिका की जो ई कॉमर्स मार्केट है उसका साइज़ है $1.2 ट्रिलियन, और पाकिस्तान की मार्केट का साइज़ है $5.2 बिलियन। सो हम देख लेंगे, ऑब्वियसली अमेरिका से मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अब पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें तो इट्स वे बिगर।
तो हमें अब ये देख रहे हैं कि हमने अपनी जो ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ है उसको किस तरह से इंक्रीज़ करना है, मसले क्या हैं। मैं इस पर एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब की मार्केट प्लेस 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है इस वक्त ई कॉमर्स की, और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेडरल मिनिस्टर है, वहाँ पर ई कॉमर्स के एडवाइज़र्स हैं जो देख रहे हैं और मज़ीद कैसे इसको इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में इसकी इस वक्त ना कोई एडवाइज़र्स है, ना कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई इस पर कोई फोकस्ड ग्रुप है जो इस चीज़ को देख रहा है कि जो मार्केट जिस पे अभी तक कोई फोकस नहीं है उसको किस तरह से ग्रो करना है। उड़ान पाकिस्तान तो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी 5 E's इंट्रोड्यूस किए गए और एक ई कॉमर्स भी है। तो हम श्योर इसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाएगा और इस पर मज़ीद काम होगा, बट पोटेंशियल वाइज हम इससे को 3-4 गुना ज़्यादा जा सकते हैं इन फ्यू ईयर्स। और साकिब साहब, इसमें कामयाबी का असल फार्मूला क्या है? इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, चूँकि आमतौर पर तो ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ये काम, कोई भी काम ई कॉमर्स से रिलेटेड शुरू किया जा सकता है, या फिर मार्केटिंग स्किल्स आप में ऐसे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपना वो पैगाम मौसर अंदाज में पहुँचा सकें, या रसाई आपकी ज़्यादा लोगों तक हो। कोई 2-3 अगर ऐसे पॉइंट्स जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स को एज प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, इससे मुंसलिक बहुत सारी चीज़ों को, तो वो उनके लिए क्या ज़रूरी है इनिशियली? I think a right product and targeting the right people. So आप for example इस वक्त आपका जो मोबाइल है वो आपकी हर बात सुन रहा है। ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी कोई चीज़ ऑन की है तो वो फिर ही सुनेगा, आपके कीवर्ड सुन रहा है। अगर आप मोबाइल पे कोई भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बेड शीट्स की बात करते हैं, तो आप बेड शीट्स आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज़र्स इस वक्त ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ है। तो इस वक्त तो सोशल ई कॉमर्स बेसिकली ज़्यादा फ़रोग दे रही है कि लोग प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और फिर टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जैसी ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप अगर बच्चे के टॉयज़ जो हैं वो बेच रहे हैं तो आपको टारगेट करना है, पेरेंट्स को टारगेट करना है, आपको टारगेट करना है ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे जो हैं वो 4-5 साल या 6 साल से कम है, जिनको वो टॉयज़ चाहिए। और आप ये टारगेट कर सकते हैं, एक स्किल सीखे जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, जो ये आपको ये स्किल सिखाता है कि अपनी प्रोडक्ट को कैसे उन लोगों के आगे लेकर आना जिनको इसकी ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों को दिखाएं जो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये विन है बेसिकली, सबसे बड़ा विन, कि ऐसे लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाएं जिसको ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है हमारी, के क्वालिटी और प्रेजेंटेशन, कि अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। पूरी दुनिया में लोग जब भी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो वो फिज़िकली तो टच नहीं कर सकते, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ जो नज़र आती है वो पिक्चर्स है और उसकी वीडियोस नज़र आती हैं कि आप वीडियोस में अगर प्रोडक्ट को यूज़ होता हुआ दिखाएं तो वो हाईली कन्वर्टेबल है। अभी रीसेंट स्टैट्स ये शो करते हैं कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट जिसको आप वीडियो की सूरत में दिखाएं तो वो 100 में से अगर 100 लोग देखते हैं तो 60 लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं अगर वो राइट ऑडियंस है। तो आपको पिक्चर से ज़्यादा अब वीडियोस पे फोकस करना होगा, अपनी प्रोडक्ट को यूज़ होते हुए दिखाना होगा ताकि लोग उसको रियल में देख सकें, क्योंकि जो दिखाया वही आना चाहिए। तो ये आपने जैसे 2 चीज़ें पूछी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साकिब, इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है? चूँकि कोई भी आम कारोबार जब हम शुरू करते हैं तो सबसे जो बुनियादी हमें चीज़ दरकार होती है वो सरमाया, और बड़े कारोबार के लिए बड़ा सरमाया। यहाँ हमने बहुत छोटे लेवल से शुरू होकर बहुत सारे लोगों को ग्रो करते देखा, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट की और किसी नए आने वाले के लिए, किसी बिगनर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, जैसे अज्यूम हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, क्योंकि हर दुनिया में जहाँ कारोबार करना है उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन पाकिस्तान में आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो 2-3 लाख रुपए में से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी मिनिमल अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल बिजनेस। जो अगर फिज़िकल बिजनेस की बात की जाए तो वो आपको तो पहले रेंट के लिए एडवांस देना है, कुछ छोटा रखना है चाय के लिए, फिर वो दुकान को आपने सजाना है, फिर वो किराया देना है, ऑल दिस, और कुछ बंदे रखने हैं साथ। यहाँ पे तो आप एक जी साकिब साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। साकिब अज़हर साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अभी भी जो ये $5.2 अरब पाकिस्तानी इस वक्त इससे कमा रहे हैं, इसमें 2-3 गुना का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन उस पोटेंशियल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल होना है। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके स्किल्स और उसकी एक्सपर्टीज़ इस वक्त इस फील्ड से मुंसलिक तमाम लोगों को हासिल करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि
साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो साकिब साहब इसमें साकिब साहब को हम रिकनेक्ट कर रहे हैं ताकि साकिब साहब से फिर इस पर मज़ीद भी उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम जान सकें, चूँकि ये वो शोबा है जिसको उड़ान पाकिस्तान प्लान में भी 5 ईस्ट फ्रेमवर्क में एक मरकज़ी हैसियत दी गई है। और एक्सपोर्ट्स के बाद सबसे जो बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का फोकस है वो ई कॉमर्स पर ही है। अब देखना ये है कि उस प्रोग्राम में जब इसको शामिल किया गया है तो आगे ई कॉमर्स से मुंसलिक लोगों के लिए कितनी आसानियाँ और फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है। जिन चैलेंजेस का इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को सामना है उनको उन चैलेंजेस को फेस करने में आगे कितनी मदद मिल सकती है, चूँकि ये एक ऐसा शोबा है जिसने पिछले 5-6 सालों में 4-5 गुना ज़्यादा तरक्की की है। $1 अरब से ये एक्सपोर्ट्स पिछले 4 साल में बढ़कर अब तकरीबन 5 अरब तक ये पहुँच चुकी हैं। और इसमें जो मज़ीद आगे के नंबर्स हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटेशन और हुकूमत की तवज्जो दरकार है और इंटरनेशनल मार्केट में एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर के तौर पर पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट यकीनी तौर पर आ सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम जो कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि ख़ुद लोगों को भी अपने उन स्किल्स पर काम करना होगा, किस तरह से सोशल मीडिया का बेहतरीन तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाना है। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, जो चैलेंजेस हैं इस फील्ड के, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें दरकार है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिजिटाइज जो कि लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे, तो ऐसे कौन कौन सा भी बुनियादी चैलेंजेस हैं जिसका खास तौर पर इस सेक्टर को सामना है? जी, बेसिकली चाइना क्यों तरक्की कर गया? चाइना इसलिए तरक्की कर गया कि चाइना की एक प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में जब बिकती है तो वो चाइना से शिप होती है। और अमेरिका में इस वक्त आप चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ती है ऑलमोस्ट $1 से $2 जो आप अमेरिका मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान से अगर कोई पूरी दुनिया से ऑर्डर करता है तो यहाँ की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है एक प्रोडक्ट को शिप करने की वो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपया पड़ता है। तो सबसे बड़ी ये चीज़ कि अगर हम पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी कॉस्ट को थोड़ा सब्सिडाइज करना होगा, शिपिंग कॉस्ट और कस्टम्स जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमें देखना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए। और सेकेंडली अगर हम देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स से 20% है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर होती है 100 और किसी के ऑर्डर्स आए तो वो 15 से 20% उसको रिफंड रेट है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दिल चाहता है वो देते और जब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अज़हर साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब की सरजमीन पर इनकलाब की गूंज सुनाई दे रही है, जहां ज़राअत, शमसी तवानाई और सनत के मैदान में नई रोशनी का सूरज तुलू होने को है। तरक्की के ख्वाब अब हकीकत का रूप धार रहे हैं और किसानों की ज़मीनी खुशहाली की फसल उगाने को अब तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में न सिर्फ ज़राअत को जिद्दत की सांसें दी जा रही हैं बल्कि तवानाई के बहरान को हल करने के लिए शमसी तवानाई का जादू भी जगाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने किसानों के लिए 10,000 ट्रैक्टर्स और 2,000 सुपर सीडर्स रियायती निर्खों पर फराहम करने का ऐलान किया है। ये इक़दाम किसानों की जो मेहनत है उसको जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने और ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए संग मील साबित होंगे। शमसी तवानाई के जरिए न सिर्फ सरकारी इमारतों को रोशन करने का फैसला किया गया है बल्कि पंजाब के शहरियों को मुफ्त तवानाई की फराहमी के मंसूबे पर भी काम तेज कर दिया गया है। जून तक सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हदफ रखा गया है, जो माहौल 200 पायदार तरक्की की जानिब एक अहम कदम होगा। जबकि कीनू और मज़ीद जो ऐसे फल हैं जो कि पंजाब की पहचान है, इन फलों की बहाली के लिए एक जामे प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। साथ ही मॉडल ज़राई मंडियों का क़याम किसानों की आमदन में इजाफा करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ज़राअत, सनत और तवानाई के फ़रोग़ के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और उसके साथ साथ कचरे से बिजली पैदा करने के मंसूबे और गारमेंट सिटी मंसूबे को मार्च तक मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। वज़ीर आला किसान कार्ड के जरिए 5,000 से ज़ायद किसानों को पहले ही सहूलत फराहम की जा चुकी है और इनकलाबी इक़दामात में जो खरीफ की फसल के लिए जदीद ज़राई तहकीक के फ़रोग़ का भी फैसला हुआ है। ज़राई इंस्पेक्टर्स की भर्ती और बायोगैस की पैदावार में इजाफे जैसे अहम मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। तमाम मंसूबे इस बात की गवाही है कि पंजाब का मुस्तकबिल खासा रोशन लग रहा है, जहाँ खुशहाली और तरक्की के ख्वाब अब आहिस्ता आहिस्ता ताबीर की जानिब जा रहे हैं। ये इक़दामात न सिर्फ किसानों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं बल्कि सूबे को भी खुद किफ़ालत और खुशहाली बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब जो प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के। बहुत शुक्रिया आमिर हयात साहब
प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 28 फरवरी तक यानी अगले 2 माह में 10,000 ट्रैक्टर्स भी किसानों को मिल सकते हैं। किसान कार्ड का भी ऐलान किया गया है। 2,000 सुपर सीड्स रियायती कीमतों पर किसानों को दिए जाएंगे। जो तमाम इक़दाम इस वक्त पंजाब की हुकूमत की हद तक उठाए जा रहे हैं, इससे क्या क्या तब्दीलियाँ हमारे ज़रूरी शोबे में आ सकती हैं आगे चलकर? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ 3-4 जो प्रोजेक्ट्स का पंजाब गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया है, ये वाकई बहुत अहम है। अगर हम ट्रैक्टर्स की और मैकेनाइजेशन की बात करें तो शायद पाकिस्तान खत्ते में सबसे पीछे था। हमारी जो कुछ रिपोर्ट्स बैनुल-अक़वामी हैं उनके मुताबिक पर एकड़ की जो रिक्वायरमेंट है हॉर्स पावर की, वो कोई 1.4 हॉर्स पावर पर एकड़ है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल थी वो 0.9 हॉर्स पावर पर एकड़ थी। तो उससे आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स की और दूसरी मशीनरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसकी कमी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको मैकेनाइजेशन में एक सपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं और जो मैकेनाइजेशन के टूल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ सब्सिडी का स्कीम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। देखें, जब चैलेंजेस की बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की बात की जाती है तो उसमें हमें जो ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंट करना होता है, और सर्टनली मशीनरी के बगैर वो मुमकिन नहीं है। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि जब आप आज की अगर ज़राअत की किसी फसल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एनर्जी की जो प्राइस है उसका है, क्योंकि बिजली के नर्ख बहुत महंगे हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सोलर एनर्जी फार्मर्स को प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसको हमें लिंक करना पड़ेगा, और शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही होगी ग्रीन मीटर्स के साथ, ग्रीन एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें साथ ही साथ पानी का भी एक चैलेंज नज़र आ रहा होता है। लेकिन पंजाब एक अहम सूबा है जिसमें 3,000 घंटे के लगभग हमें सनलाइट रिसीव होती है एनुअली। तो उसके अंदर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें सोलर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर जनरेट कर पाएँ। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ ट्यूबवेल्स की ही एनर्जी पूरी नहीं कर सकती, इसके साथ साथ जो आपकी कोल्ड स्टोरेज चेन है उसके अंदर ये बड़ा रोल प्ले कर सकती है सोलर एनर्जी। इसके साथ साथ जो सन ड्राइंग है, सोलर ड्राइंग है कुछ फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, उसके अंदर बड़ा इसका रोल प्ले हो सकता है। और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कुछ जो हमारे अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ 2-3 साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई $1 अरब के हैं। तो उनको जो है वो सोलर एनर्जी के साथ बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक जिस तरह आपने जिक्र किया कि कचरे और वेस्ट मैनेजमेंट से एनर्जी तो पैदा होगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बायोगैस का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक का जो 65% है वो सिर्फ पंजाब के अंदर है, और अच्छी खासी जो काऊ डंग है वो एनुअली प्रोड्यूस की जाती है, जिससे अगर हम बायोगैस के अंदर काम करें तो मेरे ख्याल में हमारी रूरल जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। और जो गैस की ज़रूरत है, जो हमारा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर हम देखते हैं, जो वुड के ऊपर और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इन्हिसार है, उसके ऊपर भी कमी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ फार्मर्स की जो क्रॉप इकोनॉमिक्स है उसके अंदर बेटर और पॉजिटिव होगा, बल्कि हमारे जो सस्टेनेबिलिटी के मामलात हैं और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिन चैलेंजेस का हमें सामना है उसको भी कम करने में मदद मिलती नज़र आएगी। सही। और फिर आमिर साहब, जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो कि दुनिया में बहुत आम तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ड्रोन्स और जो दीगर चीज़ें हैं जिससे फसलों की टाइमिंग जानने के लिए और जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं उनको उनसे पहले से अवेयरनेस के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी वो चीज़ें अब आम होती जा रही हैं, या अभी उस टेक्नोलॉजी से हम खासे दूर नज़र आ रहे हैं? अभी सिर्फ हम प्लानिंग कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन से अभी थोड़ा सा दूर हैं। देखिए, हम पहले तो हम जो बेसिक टूल्स थे उनसे ही बड़े दूर थे। तो अब जिस तरह आपने अभी ट्रैक्टर्स और सोलराइजेशन की बात की, तो इसके अंदर अगर हम स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं, एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि कोई शायद 10-12 सालों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर के अंदर प्रोजेक्ट सिर्फ एक साल में हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इनकी तरफ जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाने में कामयाब हो जाते हैं ज़राअत का, जिस तरह अभी आपने किसान कार्ड का जिक्र किया, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी बेसिकली सपोर्ट कर रहा है फार्मर्स को अपना बिजनेस मॉडल के तहत काम करने के लिए। इसी तरह लाइफ स्टॉक कार्ड का जो काम है वो भी इसी से मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इसी के साथ लिंक होंगी। देखें, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
अवेलेबल हो जाती है, ड्रोन्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन नीचे काश्त करने के लिए अच्छी लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में अकेला ड्रोन कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें जो बेस है मैकेनाइजेशन की उसको कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सिर्फ ड्रोन के अलावा आपकी सेंसर्स हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसी तरह क्रॉप मॉनिटरिंग के जो टूल्स हैं, और फिर जिस तरह आपने मॉडल मंडियों की बात की, वो एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और मॉडल मंडियों के अंदर अगर हम जदीद टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेइंग स्केल अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, मॉइस्चर को और क्वालिटी को जांचने के लिए साइंटिफिक जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर खासा अच्छा आपको असर नजर आएगा। और उसकी जो आखिर में कामयाबी है वो ये होगी कि हम जो आम कंज्यूमर है उसको सस्ते दामों जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट के जो मौके हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर मैसर होंगे, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ सके। और आमिर साहब, अभी आजकल जो सीड क्वालिटी से मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी सीड क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम करने की या रिसर्च की ज़रूरत है। दुनिया उस क्वालिटी में भी आगे निकल चुकी है और हमारे यहाँ वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो अभी यहाँ इस सेक्टर में भी कितनी मज़ीद ज़रूरत है कि हम अपनी सीड क्वालिटी को ख़ास तौर पर बेहतर कर सकें? देखिए, सीड तो किसी भी फसल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात देखने की ज़रूरत होगी वो ये होगी कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरह से चलेगा। देखिए, अगर हम प्रोड्यूस की बात करती हैं तो फार्मर्स ने सिर्फ प्रोड्यूस उगानी होती है, उसका जो बायर है वो इंडस्ट्री होती है। अब इंडस्ट्री को जो क्वालिटी चाहिए, क्या वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, ये एक सवाल है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने की ज़रूरत होगी कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, जो चेक एंड बैलेंस है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम किसी भी फसल के सीड के मामलात को गवर्नमेंट से दूर नहीं कर सकते, उनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम PARC, NARC और हमारी जो एग्रीकल्चर काउंसिल है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उसमें सीड्स के ऊपर काम तो किया जा रहा है, काम हुआ भी है, कुछ बड़े फ्लैगशिप सीड्स मार्केट में आए भी हैं। गंदम के जो हमारे लोकल सीड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह हमारे पास जो गार्लिक का सीड एक बड़ा अच्छा लॉन्च किया गया, लेकिन आगे उसकी जो मार्केटिंग के मामलात हैं, जो मंडियों के मामलात हैं, उनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ फसलों के अंदर हमें सीड के ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत होगी, लेकिन उसकी जो रेगुलराइजेशन है, उसकी जो आपकी सीड की सर्टिफिकेशन है, उनके मामलात को आसान करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस में ना जाएं, ताकि जब भी कोई अच्छा सीड हमारे पास अवेलेबल हो उसको प्रॉपरली उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो करके फॉरेन फार्मर्स की रसाई तक उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि बेहतर जो प्रोड्यूस है वो मार्केट के अंदर आ सके, जिससे हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैत भंडारा साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।